मेरा नाम नाहिद है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। दो भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी, मगर ज़िंदगी ने ऐसी सितमज़रफ़ी दिखाई, ना इकलौतापन रहा और ना लाडली रही। नुमान और फरहान मेरे बड़े भाई थे। हमारा बचपन भी ऐसे ही गुजरा जैसे बहुत से दूसरे बच्चों का खेलते कूदते मस्तियाँ करते हुए गुजरा। हमारी माँ का चंद साल कबल ही इंतकाल हुआ था। घर का निज़ाम चल रहा था, कुछ मैं कर लेती, कुछ काम मेरे भाई करते। कपड़े और सफाई वगैरह हफ्ते में एक बार मोहल्ले में किसी काम वाली को बुलवा कर करवा लेते। यूं गुजर बसर हो रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई इंटर के बाद अधूरी छोड़ दी, क्योंकि अम्मी की वफ़ात के बाद कुछ अरसे के बाद की पढ़ाई छोड़ दी तो फिर दोबारा शुरू करने का मन ही ना रहा। नुमान मेरा बड़ा भाई था और फरहान छोटा। भाइयों की शादी की उम्र हुई तो घर में कुछ हलचल शुरू हुई। दूसरे छोटे दिन अब्बा, मैं और नुमान किसी घर रिश्ता जाते देखने। रिश्ता तो खैर अब्बा ने पसंद करना था, मगर बड़े मज़ा आता रहा रोज़ तैयार होकर कहीं जाने में। फिर बाज़ारों के चक्कर शुरू हुए। रंग बिरंगे कपड़े, जूते, मेकअप का सामान हमने लिया। मेहंदी लगवाई, पीले रंग का जोड़ा भाई की मेहंदी पर पहना। घर को सजाया, भाई के कमरे को सजाया। बड़े चाव से हम भाभी ब्याह कर लाए। मेरी बड़ी बहन भाभी का नाम उज़्मा था। मैंने पहले दिन से ही भाभी से प्यार मोहब्बत का सलूक रखा। चार ही घर में फ़र्दों और वो भी मेरा तेरा करके रहें तो अच्छा नहीं लगता। जैसे मैं पहले रोज़ अपने बाप और भाइयों के लिए नाश्ता तैयार करती थी, भाभी के आने के बाद भी वैसे ही सब करती थी। शुरू के चंद माह तो एक दूसरे को जानने और समझने में लग गए, और मुझे इस वक्त अकल ही कितनी थी कि मैं किसी को अच्छी तरह जान सकती। शुरू के 6 माह अच्छे गुजरे। भाभी मुझे जो काम कहती मैं कर देती, जो अपनी मर्जी से करती कर लेती, जो छोड़ती वह मैं खुद कर लेती। फिर ना जाने क्या हुआ, उज़्मा भाभी मुझसे खींची खींची सी रहने लगी। वो बिला ज़रूरत मुझे बुलाती भी नहीं, अपना काम काज कराती और कमरे में चली जाती। मुझे कभी इल्म ना हो सका कि भाभी को मुझसे क्या मसला था, किस वजह से वो ऐसा रवैया रखती थी, मेरी कौन सी बात इन्हें बुरी लगती थी। मैं उनसे कभी पूछ ना सकी, हिम्मत ही ना थी। खैर, ज़िंदगी के माह साल इसी तरह गुजर गए, कभी अच्छे कभी बुरे गुजरे। फिर अब्बा ने फरहान भाई की शादी का जिक्र छेड़ दिया। रिश्ता देखने जाने लगे। एक दिन बड़ी भाभी ने एक राय दी कि उसकी एक कज़न है, पढ़ी लिखी है, सुलझी हुई है, फरहान के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, एक बार देख ले। अब्बा राजी हो गए और भाभी के साथ उनके घर चले गए रिश्ता देखने। ये तो जैसे एक फॉर्मेलिटी थी। रिश्ता तो जैसे भाभी ने तय ही कर रखा था। खैर, रिश्ता तय हुआ। 2 माह के अंदर अंदर फरहान भाई की शादी हो गई और भाभी की कज़न रहीला हमारे घर ब्याह कर आ गई। घर का माहौल एक बार फिर से बड़ा अच्छा हो गया। सब खुशी खुशी रहते। अब की बार ऐसा हुआ, शुरू के चंद माह बहुत अच्छे गुजरे, फिर दूसरी भाभी का रवैया भी अजीब सा हो गया। वो भी मुझसे दूर दूर रहने लगी। मुझे उनके रवैयों से बड़ी तकलीफ़ होती, मगर मैं किसी से कहती नहीं कि इस तरह घर का माहौल ख़राब होगा। मेरे अपने घर में ही मेरे खिलाफ महाज खुल गया था। मुझे अपना घर बेगाना लगने लगा था। उस दौरान अम्मी की बड़ी याद आती। काश वो होती तो मैं इन सब से बांट लेती दिल का हाल, मगर शायद अम्मी होती तो ऐसा कुछ होता ही ना। मैं अक्सर रात को रो कर सोती और दिन बड़ी भाभी एक बेटे की माँ बन चुकी थी और छोटी भाभी अभी उम्मीद से तो थी, तो ज़्यादातर घर का काम काज मैं ही करती थी। इसी तरह ज़िंदगी के शबो रोज़ गुजर रहे थे। एक दिन छोटी भाभी अपने मायके चंद दिन रहने के लिए गई। वापस आई तो एक दिन दोपहर को वो अपने कमरे में से तेल की शीशी ले आई। दोनों आपस में बातें कर रही थी कि ये तेल बहुत अच्छा है, इस बात से लंबे घने बाल होते हैं। मैं बर्तन धोकर किचन से निकली तो छोटी भाभी रहीला ने मुझे आवाज़ दी, कहा, इधर आओ नाहिद, तुम्हारे सर में तेल लगा दूं। मुझे कुछ हैरत हुई, मगर दिल में खुशी हुई। मैंने तेल लगवा लिया। फिर इसी तरह कभी बड़ी भाभी लगा देती वो तेल, कभी छोटी, कभी मैं खुद भी लगा लेती। उस दौरान एक तब्दीली आई जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया। मेरे भाइयों का रवैया भी खैंचा खैंचा सा रहने लगा था। वो बात पर मुझे टोकते, दरवाजे पर क्यों खड़ी थी, खिड़की में क्या कर रही थी, छत पर क्या लेने गई थी, वगैरह वगैरह। मुझे यूं महसूस होता कि मेरे भाई मेरे किरदार पर शक करने लगे हैं। पहले तो ऐसा कुछ ना था, फिर अब अनजाने क्यों किस वजह से ये शक उनके दिल में पैदा हो गया। इस शक की वजह से मैं घबराहट का शिकार रहने लगी थी। ख़ास तौर पर जब भाई सामने होते तो मैं बौखला जाती, क्योंकि वो हमेशा मुझे नज़रों में रखते और मेरी बदहवासी शायद उनकी शक को मज़ीद पुख्ता करती रही।
انہی دنوں ابا بیمار رہنے لگے۔ میرا کچھ کام اور بڑھ گیا کیونکہ بھابیوں اپنا کام کر لیتی، اپنے شوہر اور بچوں کی گرد لگی رہتی۔ گھر کی صفائی ستھرائی، پھر کچن کا کام کاج اور ابا کی دوا اور خوراک کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ ابا کو بیماری کے دوران اب میری فکر رہنے لگی۔ وہ بھائیوں کو کہتے کہ عالیہ کے لیے رشتہ دیکھو، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں اس کو بھی رخصت کر دوں، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چند ماہ کی علالت کے بعد ابا کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے ابا نے اپنی جائیداد ہم تینوں بھائیوں میں برابر تقسیم کر دی۔ وہ مکان جس میں ہم رہتے تھے اور 3 دکانیں تھیں جن میں ابا نے ایک میرے نام کر دی اور گھر میں بھی برابر حصہ میرے نام کیا۔ ابا کی وفات کے بعد اکیلا پن اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگا، مگر بھابیوں کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ وہ اب میرے ساتھ اچھا سلوک کرتی، مسکرا کر بات کرنا، کام خود کر لینا، مگر مجھے پتہ چلتا تھا کہ یہ رویہ صرف میرے سامنے تھا، پیٹھ پیچھے وہ اب بھی میری برائیاں ہی کرتی تھی، اور ان کے رویے میں تبدیلی کی وجہ شاید جائیداد میں میرا حصہ تھا، اسی وجہ سے وہ بنا کر رکھتی تھی۔ اسی دوران ایک عجیب بات ہوئی کہ میرے سر سے بال اترنے لگے، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے گول دائروں کی شکل میں میرا سر گنجا ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ شک پڑا تو میں نے بھابیوں کا دیا ہوا تیل استعمال کرنا چھوڑ دیا، مگر اب نقصان کافی ہو چکا تھا، میرے سر پر بال نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں کچھ اور پریشان رہنے لگی، مگر کسی کو بتایا نہیں، بتاتی بھی تو کس کو۔ پھر ایک دن عجیب بات ہوئی، دونوں بھائی دوپہر کا کھانا کھانے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں نے کھانا گرم کیا، ان کے سامنے رکھا، بھابی پاس بیٹھی کچھ آہستہ آواز میں بات چیت کر رہی تھی کہ اچانک میرے سر سے دوپٹہ پھسل گیا، جیسے میں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر سیٹ کر لیا۔ دونوں بھائیوں نے پہلے میری طرف دیکھا، پھر اپنی بیویوں کی طرف۔ بڑی بھابی نے آنکھ سے اشارہ کیا اور بولی، دیکھا آپ نے، میں نے کہا تھا نا۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور پھر نہید کیا ہے؟ میں بکھلا گئی، کیا جواب دیتی اس بات کا؟ میری سمجھ سے باہر تھا، میں روحانسی ہو گئی، آنکھیں فوراً بھر آئیں۔ مجھے نہیں پتا بھائی یہ کیا ہے، کیوں ہے؟ میری بھاری آواز میں فقط اتنا ہی کہہ سکی کہ چھوٹی بھابی بولے، یہ سب کمزوری کی وجہ سے ہے۔ آخر کس چیز کی کمزوری ہے؟ کیا بات ہے؟ اسے مجھے تو لگتا ہے یہ کچھ چھپا رہی ہے۔ دونوں بھائی کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی نے فرحان سے کہا، اس کا رشتہ دیکھو۔ فرحان اس سے پہلے کہ یہ ہمیں کوئی برا دن دکھائے اسے رخصت کر دیتے ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، میرے اپنے کیسے پل میں بیگانے ہو گئے۔ یہ میری ماں جائے، میرے بھائی جن کی میں لاڈلی بہن تھی، ان کو کیا ہو گیا؟ ان کی نظریں کیسے بدل گئیں؟ یہ وہ سوال تھے جو مجھے پل پل چبھتے۔ میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ پھر انہی دونوں کسی جاننے والے کے توسط سے میرا ایک رشتہ آیا۔ بھائی تو جیسے تیار بیٹھے تھے، یوں ہتھیلی پر سرسوں جمائی، بنا کچھ دیکھے سوچے رشتہ طے کر دیا۔ میں من ہی من میں دعا کرتی کہ اللہ کرے زندگی میں آنے والا یہ انسان اچھا ہو۔ یوں ہی دعائیں کرتے وقت گزرتا گیا اور آنا فانا میری شادی ہو گئی۔ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا جہاں میری آنکھ کھلی تھی، جس کے صحن میں میں کھیل کود کر جوان ہوئی تھی، جہاں جگہ جگہ میری ماں کی ممتا تھی، باپ کی شفقت تھی۔ اس گھر سے آج رخصت ہو گئی، بلکہ رخصت کیا ہوئی، دھکے دے دیا گیا۔ وہ میری زندگی میں جعفر شامل ہو گیا۔ جعفر اچھا محبت کرنے والا انسان تھا۔ اس نے مجھے میری خامیوں سمیت دل و جان سے قبول کیا۔ اس کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد میری ذات میں کچھ ٹھہراؤ آ گیا۔ وہ بہت اچھی طبیعت کا مالک تھا، اس کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا، کسی بھی بات کو وہ سر پر سوار نہ کرتا اور بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتا۔ شادی کے دوسرے ماہ ہی وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور میرے بالوں کا علاج کروایا۔ اب میری صحت بھی دن بدن اچھی ہو رہی تھی، رنگت بھی نکھر گئی تھی، بال بھی بہتر ہو رہے تھے۔ میں پل پل خدا کا شکر ادا کرتی، جو میں زندگی گزار چکی تھی اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔ پھر انہی دنوں میں امید سے ہو گئی اور جعفر بہت خوش ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درجے کے قابل سمجھا اور اولاد جیسی نعمت سے نوازنے جا رہا تھا۔ جعفر اب میرے پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ہم دونوں تھوڑی تھوڑی شاپنگ بھی کرتے رہتے تھے۔ ننھے مہمان کے لیے دن گزرتے رہے اور ہم
गिनते रहे। अब इतने दिन बाकी हैं, अब इतने। मगर मेरी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। मेरी ज़िंदगी की सुबह अभी मैंने मुकम्मल देखी ना थी कि रात आ गई। अभी तो मैंने जीना शुरू ही किया था। अभी तो हमने मिलकर अपने बच्चे की खुशी मनानी थी। फिर ये क्यों हो गया, कैसे हो गया? उस दिन जाफ़र ने ज़रूरी काम से दूसरे शहर जाना था। उसने मुझे कहा, नाहिद तुम तैयार रहना, दोपहर को मैं जाने से पहले तुम्हें भाई की तरफ छोड़ दूंगा। मुझे 2-4 दिन लग जाएंगे, वापसी में तुम उधर तक रह लेना। मैंने कहा, कहाँ चलें? ठीक है। काम निपटा कर मैं तैयार हो गई। दोपहर को जाफ़र आए, मुझे साथ लिया और हम भाई जी की तरफ चले गए। भाभी ने चाय बनाई। जाफ़र इतनी देर ही रुके, चाय ही और चले गए। ये बताती चलो कि इस अरसे में मेरी बड़ी भाभी 3 बच्चों की माँ और छोटी भाभी 2 बच्चियों की माँ बन चुकी थी। वो दोनों अभी इसी घर में इकट्ठे रह रहे थे, मगर मैंने सुना था कि अब दोनों भाभीयों की आपस में कम ही बनती है, वो तो अलग अलग हो जाएंगे। खैर, उस दिन मैं शाम को भाभी के साथ मिलकर खाने की तैयारी कर रही थी कि भाभी का फ़ोन बजा। फरहान भाई का फ़ोन था। भाभी फ़ोन लेकर किचन से बाहर चली गई। मैं काम देखने लगी। कुछ देर बाद भाभी वापस आई तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। क्या हुआ भाभी, परेशान क्यों हैं? मैंने हांडी में चमचा हिलाते हुए पूछा तो भाभी कुछ ना बोली, बल्कि हांडी के नीचे से आग बंद कर दी। तो मैं हैरान हुई, अरे भाभी अभी तो कच्ची है सब्जी, आग क्यों बंद कर दी? मैंने हैरानी से पूछा। भाभी तब भी खामोश रही। वो मुझे बाजू से पकड़कर बाहर लाई, चारपाई पर बिठाया और वापस जाकर पानी का गिलास भर लाई और बोली, ये लो नाहिद, पानी पियो और हौसले से मेरी बात सुनना। मैंने कांपते दिल के साथ पानी के 2 घूंट भरे और गिलास नीचे रख दिया। भाभी जल्दी बताएं क्या हुआ, मेरा दिल तो अभी से डूब रहा है। नाहिद, जाफ़र का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है, तुम्हारे भाई कह रहे हैं फ़ौरन अस्पताल आ जाओ। वो दोनों इधर ही हैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। या अल्लाह, खैर आग ऐसी क्या निकली? भाभी ने चादर ओढ़ी और परस उठाया। मैंने भी चादर ली। गली में निकलते ही कुछ दूर रक्षा खड़ा था। मेरी टांगें तो जैसे बेजान हो रही थी। हमने जल्दी से रक्षा पकड़ा और सरकारी अस्पताल पहुँचे। अस्पताल के गेट पर ही हमें फरहान भाई मिल गए। मैंने उन्हें देखते ही पूछा, भाई जाफ़र ठीक है? भाई कुछ ना बोले। हमें साथ लेकर अंदर राहदारी की तरफ बढ़े। राहदारी में नुमान भाई, एक डॉक्टर और कुछ दूसरे लोगों के साथ खड़े थे। पास ही एक स्ट्रेचर था, मगर उस शख्स का चेहरा चादर से ढका हुआ था। मैंने आगे बढ़कर नुमान भाई का बाजू पकड़कर उनसे पूछा, नुमान भाई जाफ़र किधर है, कैसा है? वो ज़्यादा चोट तो नहीं आई? किसी ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। नुमान भाई ने आगे बढ़कर स्ट्रेचर वाले शख्स के चेहरे से चादर हटा दी। वो जाफ़र था। जाफ़र जा चुका था। मुझे तन्हा छोड़कर अपने बच्चे को देखे बिना मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इन दिनों मेरी डिलीवरी के दिन नज़दीक थे। मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया कि मैं बेहोश हो गई। दोस्त के साथ जाते हुए जाफ़र की गाड़ी का एक ट्रालर के साथ एक्सीडेंट हुआ। इसका दोस्त मौके पर जाँ बाक हो गया और जाफ़र अस्पताल पहुंचकर ये दुनिया फानी छोड़ गया। इतनी मुख्तसर सी थी मेरी खुशियों की मुद्दत। यूं लगा बस एक झलक थी किसी और दुनिया की, जो जाफ़र ने मुझे पलक झपकते हुए दिखाई और उसके साथ खुद भी मेरी नज़रों से ओझल हो गया। जाफ़र चला गया और मैं भाई के घर आ गई, क्योंकि डिलीवरी नज़दीक थी। चंद दिन बाद ही हमारी बेटी इस दुनिया में आ गई। मैंने उसका नाम अलीज़ा रखा। अब मैं और मेरी बेटी भाई के पास ही रहते हैं। ज़िंदगी फिर से उसी डब पर आ गई। मेरे दोनों भाई अब अलग हो चुके हैं। मैं नुमान भाई के साथ रहती हूँ। काम काज हो तो दूसरी भाभी अपनी तरफ भी बुला लेती हैं। जाफ़र के साथ जो दिन गुजरे वो इतने खुशकुन थे कि अब मैं ख्वाब देखने लगी। किसी के हसीन साथ ये ज़िंदगी खूबसूरत भी हो सकती है।